ओके जी, चैप्टर 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल पढ़ लिया था, जिसमें हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इनलाइन एलिमेंट्स, सिमेंटिक एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हिस्ट्री ऑफ एचटीएमएल, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो आज का जो लेक्चर है, तो अब हमारा थ्योरी का सिस्टम तो सारा ख़त्म हो गया है, तो अब हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली क्या करना है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे, प्रैक्टिस से। तो यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इस न्यू फोल्डर को क्रिएट करने की शॉर्टकट की जो है कंट्रोल शिफ्ट और एन। जो विंडोज़ के जो यूज़र्स हैं वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे तो न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लेट्स सपोज टेक्स्ट, मतलब प्रोजेक्ट का नेम हम रख देते हैं टेक्स्ट, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 करने लगे हैं, उसका नेम भी टेक्स्ट है। तो इसे हम ओपन विद कोड कर लेते हैं। ओके जी, अब इस फोल्डर में हमारा मेन जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, हम इसमें पहली फाइल जो क्रिएट करेंगे कौन सी करेंगे? एनीवन साथ साथ बताते जाएं ताकि आप लोग के भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है। हाँ जी, तो हम यहाँ पर index.html, अब देखें इंडेक्स का आई भी हमने स्मॉल ही रखा है, तो ये स्मॉल ही रखना है। अच्छा, जो VS कोड जो यूज़ कर रहे हैं तो उनको एक मैं शॉर्टकट की भी बता दूंगा ताकि आप लोगों का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बन जाया करे। वरना स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, डॉक टाइप और HTML, उसके फ़ौरन बाद HTML का एलिमेंट है, उसके अंदर हेड का एलिमेंट, हेड के अंदर टाइटल का एलिमेंट, चैप्टर 2 टेक्स्ट, जो हमारा ये हमारी वेबसाइट का या हमारे प्रोजेक्ट का जो मेन पेज होगा उसका नेम आ जाएगा। उसके बाद बॉडी, और बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वी आर लर्निंग HTML5। हमने इसको सेव किया और अब हमने इसको रन करना है, तो हम इसको रन कर सकते हैं। तो ये देखें वी आर लर्निंग HTML5 आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हमें हर पेज में बार बार बनाने की ज़रूरत भी पड़ती है, तो इसको याद कर लें, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपको सिंपल एक वर्ड से सिंपल आपने सबसे पहले HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी है। HTML की फ़ाइल क्रिएट करने के बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करना है, जो आपके कीबोर्ड में 1 का बटन है टॉप में, ये QWERTY वाले की साइड में ही 1 को प्रेस करेंगे तो एक्सप्लेनेशन मार्क्स आ जाता है। तो इसको जैसे एंटर करेंगे ये पूरा का पूरा कोड आ जाएगा। अब इसमें ये मेटा की कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो इसका क्या पर्पज़ है, जब हम उस चैप्टर तक पहुंचेंगे तो तब हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें टाइटल भी आ गया। अब इस डॉक्यूमेंट में हमने क्या लिखना है, चैप्टर 2 टेक्स्ट है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट हो गया। यहाँ पे H1 लिखते हैं, वी आर लर्निंग HTML5। तो ये हमने लिखा, हम अपने ब्राउज़र पे आ गए, तो यहाँ पे देखें वी आर लर्निंग HTML5। जी क्लियर है यहाँ तक? ओके जी। उसके बाद यहाँ पर HTML5 में राउंड अबाउट कोई 37 के एलिमेंट्स हैं टेक्स्ट के। उनमें से हमने पढ़ा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे जल्दी से कोई ये बता सकता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है? कोई भी? जी वैसे अगर आप बताना चाहें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स? सर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं जो जितने पेज पे जितना एरिया हो वो सारा वो कवर कर देते हैं, और इनलाइन वो होते हैं जिन्हें जितनी ज़रूरत होती है वो उतनी स्पेस कवर करते हैं। ओके जी, बहुत अच्छी बात। सेम जिस तरह अब ये H1 लिखा है हमने, अब इसमें अगर हम
यहाँ पर सिंपल एक वर्ड ही लिखें 1B, तो इसने क्या करना है, इसने इसकी फुल विड्थ ले लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, लेट्स सपोज P लिखते हैं, तो P में भी हम लेट्स सपोज हम 2 लिख देते हैं, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। अगर यही इन लाइन एलिमेंट होता तो उसने स्पेस कितनी लेनी थी, जितना इसमें कंटेंट लिखा हुआ है। अगर मैं आप इसको स्टाइल के ज़रिए में थोड़ा सा दिखा दूँ, तो अभी घबराइएगा नहीं कि मैं क्या करने लगा हूँ, बस ये दिखाने के लिए। हम इसको जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको बॉर्डर दे के देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। तो ये देखें, इसमें अब मैंने बॉर्डर लगा दिया हर एलिमेंट में। तो यहाँ पे देखें, इसमें H1 में एक ही लिखा हुआ है लेकिन इसकी स्पेस फुल आ गई है, 2 लिखा है, 2 की स्पेस फुल आ गई है। अगर मैं यहाँ पर एक हमारे पास एलिमेंट आएगा जो हमने आगे पढ़ना है स्पैन का, या फिर जो अभी हमने टेक्स्ट में ही पढ़ना है, मैं वो दिखा देता हूँ। बी का एलिमेंट बोल्ड, या फिर यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, तो इसको भी मैं बॉर्डर दे देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर ये अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ, ये देखें, तो अब इसमें जितना कंटेंट लिखा है उसने उतनी ही स्पेस ली है। अगर मैं इस एलिमेंट के नीचे लिखूं या फिर इस एलिमेंट के साथ लिख दूं, लेट्स सपोज 4 लिख दिया, इसी एलिमेंट के साथ मैं एक और लिख देता हूं, मैंने 5 लिख दिया, तो अब देखिएगा ये एलिमेंट्स के साथ साथ ही ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो अगर यही मैं इसकी जगह मैं P लिख देता हूँ, लेट्स सपोज इस इनलाइन एलिमेंट की जगह मैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, H1 है, P है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है, B जो है ये इनलाइन एलिमेंट है। तो मैं जैसे ही P लिखता हूँ तो ये देखें, अब P जो है नेक्स्ट लाइन में आ गया और उसने 100% विड्थ ले लिया उस व्यू पोर्ट की, मतलब आपके स्क्रीन का साइज़ जो है उसने उसको जितनी स्पेस मिलेगी 100% वो उसको कवर कर लेगा। लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स उसमें जितना हम कंटेंट लिखेंगे उसने उतनी ही स्पेस लेनी है। तो ये ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स का था। तो अब इसमें साथ साथ देखते जाइएगा, अगर आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा हो तो सबसे पहले H1 to H6 ये हमने पढ़ भी लिया था कि हेडिंग्स होती हैं, 6 लेवल्स की हेडिंग है। H1 हमारी सबसे लार्जेस्ट है और H6 जो है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट है। तो हेडिंग्स है, इसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक है। P से पैराग्राफ को डिफ़ाइन किया जाता है, उसका डिस्प्ले भी जो है वो ब्लॉक है। BR से क्या होता है, लेट्स सपोज H1 लिखा हमने, दिस इज़ हेडिंग 1, मैं यहाँ पर लेट्स सपोज काफ़ी सारी स्पेस दे के मैं एक और H1 लिख देता हूँ, दिस इज़ एन अदर हेडिंग 1। तो मैं जितनी मर्ज़ी स्पेस यूज़ कर लूँ अपने कोड में, लेकिन उसको एक ही स्पेस मिलनी है। अगर मैं एक से ज़्यादा स्पेस मुझे चाहिए, लाइन ब्रेक चाहिए, तो मैं यहाँ पर BR का एलिमेंट यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर भी BR का एलिमेंट यूज़ करूँगा। अब इसको 2 लाइन ब्रेक मिल जाएगी। वेबसाइट पे आते हैं तो अब ये देखें हमारे पास 2 लाइन ब्रेक्स आ गई। मैं इसको एलिमेंट को मैं इसके साथ भी लिख सकता हूँ, मैंने इसको साथ भी लिखना है तो इसने तब भी 2 ब्रेक लाइंस को ही कंसिडर करना है। ये देखें ये सेम ही है। ओके जी, BR हो गया। BR के बाद HR, लेट्स सपोज हम अपने कोड पे आते हैं, यहाँ पर अपने कोड पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं लेट्स सपोज H1 सॉल्यूशंस वर्ल्ड हमने लिखा। अब यहाँ पर मैं इस सॉल्यूशंस वर्ल्ड के बारे में पैराग्राफ लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज इस सॉल्यूशंस वर्ल्ड के बारे में मैं लिख रहा हूँ, दिस इज़ एन institute where we are
लर्निंग HTML5 हमने एक ये पी का एलिमेंट यूज़ किया, पी में हमने टेक्स्ट लिख दिया। अब जैसे ही लेट्स सपोज आप लोग कोई बुक लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जैसे ही कोई सीन चेंज हो, आप लोग उसकी डेफिनेशन ही लिख रहे हैं पैराग्राफ में, लेट्स सपोज स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ही कोई सीन चेंज हो जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं, हम पी का एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। मतलब पी का एलिमेंट यूज़ किया, उसमें हमने नेक्स्ट दोबारा से कोई कंटेंट लिख दिया उसके रिलेटेड। अब अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो ये देखें, ये इस तरह नज़र आ रहा है। हम अब बॉर्डर ख़त्म करते हैं। ये पी आ गया। अब हमने जैसे ही कोई थीम चेंज करना है या सीन को चेंज करना है, थीमेटिक हमने चेंज करना है, तो हम यहाँ पर HR का एलिमेंट यूज़ करते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल रूल कहा जाता है, इसे हॉरिजॉन्टल रूल कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास एक लाइन आ जाती है हॉरिजॉन्टली। ये देखें, यहाँ पर एक लाइन आ गई। लेट्स सपोज यहाँ पर HTML5, यहाँ पर वी आर लर्निंग CSS3, जब हम CSS3 तक पहुँचेंगे, अब जब CSS3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसकी डिटेल्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी, तो हमने क्या करना है, एक और हमने HR का टैग लगाया, जिससे एक हॉरिजॉन्टल रूल बन गया। उसके बाद P का एलिमेंट वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट हमने इस तरह लिख दिया। तो अब देखें, यहाँ पर एक आप की स्टोरी जो है या सीन जो है वो आपका कंप्लीट हुआ, उसके फ़ौरन बाद आपने एक बॉर्डर लगा दिया, नेक्स्ट सीन आ गया, बॉर्डर लगाया, और उसके बाद थर्ड ये हमारे पास एक सीन आ गया या कंटेंट आ गया, वट एवर, मतलब जो भी जिस पर्पज़ के लिए भी वेबसाइट बन रही होगी, तो उसमें फिर हम इस तरह ये यूज़ कर सकते हैं। HR थीमेटिक ब्रेक बिटवीन पैराग्राफ लेवल एलिमेंट्स है, तो ये इस तरह थीमेटिक ब्रेक हमें प्रोवाइड कर रहा होता है जी। क्लियर है ये, और ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। उसके बाद बी का एलिमेंट हमने, अब बी का एलिमेंट जो है ये इनलाइन एलिमेंट है। ये देखें, बी का एलिमेंट जो है वो इनलाइन एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर हमने कोई भी लेट सपोज H2 यूज़ करते हैं, लेट मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड, हमने टेक्स्ट को बोल्ड अगर करना है, हमने पी का एलिमेंट लिया, दिस इज़ आ पैराग्राफ, हमने पैराग्राफ ले लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ पैराग्राफ का वर्ड जो है ये मुझे बोल्ड नज़र आए, तो मैंने क्या करना है, इस पैराग्राफ को बी के अंदर लिख लेना है। जिस तरह हमने इटैलिकाइज किया था अपने टेक्स्ट को, उस तरह हम फिर ये पैराग्राफ के वर्ड को हम बोल्ड बी के एलिमेंट से बोल्ड कर सकते हैं। तो अब ये देखें, ये जो एलिमेंट है ये बोल्ड हो चुका है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोग देखें तो हमारी हेडिंग जितनी हैं वो सब भी बोल्ड होती हैं। तो अगर इसी बोल्ड को लेट्स सपोज दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड एंड इटैलिकाइज, अब अगर मैं बोल्ड और इटैलिकाइज दोनों करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले बी का एलिमेंट लिया, और बी के एलिमेंट के अंदर अब मैंने आई का एलिमेंट लेना है। तो यहाँ पे देखें, तरतीब से ही जो एलिमेंट्स आप लोग लिखते हैं, उस तरतीब से ही हमें क्लोज भी करना पड़ता है। आप लोग
जी वालेकुम सलाम। जी शाकिर बोलें। सर 40 मिनट के बाद फिर से डिस्कनेक्ट हो। हाँ जी, ये जूम का है कि एक्चुअल में हम इसका फ्री पैकेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें 40 मिनट के बाद आपकी मीटिंग जो है वो क्लोज़ हो जाती है। तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम फिर आज गूगल मीट को ट्राई करते हैं इस क्लास के बाद। ओके जी, किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं। तो जैसे ही बाकी पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सर ये पूछना था एचआर का टैग कैसे यूज़ किए। किसका? एचआर का टैग एच जी जी हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। अब जैसा कि हमने कहा कि लेट्स सपोज एक पैराग्राफ बहुत ज़्यादा है, आप सॉल्यूशंस वर्ल्ड के बारे में बताना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो उस सॉल्यूशंस वर्ल्ड में अब बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी। लेट्स सपोज वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कोर्स है, तो वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आप लोग HTML5 पढ़ रहे हैं। HTML5 के फ़ौरन बाद जब उसकी डिटेल्स पूरी ऐड कर देंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों ने एक HR यूज़ कर लेना है। HR यूज़ करने के बाद आप लोग CSS3 पढ़ेंगे, CSS3 की डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद हमने HR यूज़ कर लेना है। CSS3 के बाद हमने जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, तो फिर हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद अगर तो उसके बाद कोई और कंटेंट नहीं आएगा तो आपने HR का यूज़ नहीं करना है। अगर तो एक और आपने कोई सीन ऐड करना है या जावास्क्रिप्ट के बाद भी कोई ना कोई कंटेंट आएगा तो आप लोग दोबारा से यहाँ पर एक HR का एलिमेंट यूज़ करेंगे। उस HR के फ़ौरन बाद फिर आप लोगों ने P का एलिमेंट और उस P के जो कुछ भी यूज़ करना है। जावास्क्रिप्ट के बाद अगर लेट्स सपोज हम रिएक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे फिर रिएक्ट की डिटेल्स ऐड करेंगे। तो ये किसका बेसिक सा पैटर्न कह लें कि वेबसाइट में इस तरह फिर हम लिख रहे होते हैं। ओके जी, तो पार्टिसिपेंट्स भी आ गए, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। P का एलिमेंट देखें। अब सबसे पहले हमने P का एलिमेंट ओपन किया था, P का टैग ओपन किया, तो सबसे लास्ट में क्लोज भी उसको ही करना है। उसके बाद P के फ़ौरन बाद हमने B का एलिमेंट यूज़ किया, तो हमने उसके बाद B को क्लोज़ करना है। अगर तो उसके अंदर हम कोई और एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, इस तरह ये कर रहे हैं, तो फिर वो पहले ओपन होगा और वही पहले क्लोज़ भी होगा। तो दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड एंड इटैलिकाइज। तो अब हम यहाँ पे बोल्ड एंड इटैलिक आइज लिखते हैं, तो अब देखिएगा ये टेक्स्ट बोल्ड भी होगा और इटैलिक आइज भी होगा। ये देखें, बोल्ड एंड इटैलिक आइज। तो बेसिकली हम टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए आई का टैग नहीं यूज़ करते हैं। तो HTML5 में इसका मतलब और है कि हम किसी इम्पोर्टेंट वर्ड हम कोई यूज़ करना चाह रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेज का, तो वो फिर हम उस पर्पज़ के लिए हम आई का एलिमेंट यूज़ करते हैं। तो अगर किसी फ़ॉन्ट को इटैलिक करना हो तो हम वो CSS की मदद से करेंगे, तो आई का एलिमेंट इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। ये किसी डिफरेंट लैंग्वेज में इम्पोर्टेंट वर्ड को दिखाने के लिए हम आई का एलिमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमें इटैलिकाइज करके दे देता है। ये बोल्ड और इटैलिक मतलब कैसे, मतलब समझ नहीं आया, गाइड जी दोबारा बताइए। जी, बोल्ड और इटैलिक कैसे हुआ है? इस B के एलिमेंट से। यहाँ पे देखें हमने B का एलिमेंट यूज़ किया है। अब हमने ऊपर भी किया ना, ये देखें दिस इज़ अ पैराग्राफ। अब पैराग्राफ जो है ये बोल्ड है। तो पैराग्राफ बोल्ड क्यों है? क्योंकि हमने उस पैराग्राफ का वर्ड जो है वो हमने B एलिमेंट के अंदर लिखा है। अब B का एलिमेंट क्या करता है, उसके अंदर हमने जो भी कंटेंट लिखना है वो सारा का सारा बोल्ड हो जाएगा। अब अगर हमने किसी फ़ॉन्ट को इटैलिक करना है, लेट्स सपोज हमने किसी को इटैलिक करना है, तो हम फिर आई का एलिमेंट यूज़ करते हैं। अब ये जो है पैराग्राफ ये बोल्ड होगा, उसके नेक्स्ट में पैराग्राफ जो हमने यूज़ किया है उसमें पैराग्राफ का वर्ड जो है वो इटैलिकाइज होगा। लेकिन हम एक ही वर्ड को बोल्ड भी कर सकते हैं और इटैलिकाइज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसको भी पैराग्राफ ही लिखते हैं, दिस इज़
अ पैराग्राफ। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें ये पैराग्राफ का वर्ड जो है ये बोल्ड भी होगा और इटैलिक भी होगा। इसकी क्या रीज़न है, हमने बी का एलिमेंट भी यूज़ किया और हमने आई का एलिमेंट भी यूज़ किया, हमने दोनों एलिमेंट्स यूज़ किए। ये देखें, ये सिर्फ बोल्ड है, ये सिर्फ इटैलिक है, लेकिन अगर हमने बोल्ड भी करना और इटैलिक भी करना है तो वो फिर हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, बी का एलिमेंट भी और आई का एलिमेंट भी। क्लियर है? जी सर। ओके जी। मोस्टली यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो लाजमी शायद यूज़ किया हो, तो उसमें हमें पता है कि बी जो होता है या कंट्रोल बी से हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं सेलेक्ट करके, कंट्रोल आई से हम इटैलिक कर रहे होते हैं, तो हम अंडरलाइन किससे कर रहे होते हैं, किसी को पता है? यूज सर। जी, हम यू से कर रहे होते हैं। अब अगर हमने इस पैराग्राफ का वर्ड जो है इसको अंडरलाइन करना है तो हम इसको भी इस तरह यू से लिख सकते हैं। हमने पैराग्राफ कर किया, अब ये देखें यहाँ पे ये पैराग्राफ जो है ये अंडरलाइन हो गया। लेकिन जैसे हमने आई का पढ़ा है कि इसको किसी इम्पोर्टेंट वर्ड जो लिखा हो किसी डिफरेंट लैंग्वेज में, हम उसके लिए आई को यूज़ करते हैं। तो यू का एलिमेंट भी जो है HTML5 में किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए नहीं बनाया गया, इसको बनाया गया कि लेट्स सपोज आप कोई वर्ड लिख रहे हैं और ये वर्क भी ज़्यादातर फिर जावास्क्रिप्ट के साथ होता है। आई एम, हमने पी का एलिमेंट लिया है, यहाँ पे दिखा आई एम लर्निंग HTML5। अब यहाँ पे देखें लर्निंग जो है ये वर्ड मैंने पूरा नहीं लिखा, इसमें स्पेल मिस्टेक है। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से हम क्या कर रहे होते हैं, या फिर जिस तरह आप लोगों ने डिक्शनरी में देखा होगा या फिर अक्सर वेबसाइट्स वगैरह में, अगर हम कोई टेक्स्ट को कोई मतलब गलत लिख रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अंडरलाइन आ जाती है रेड से कलर की। तो वो क्या होता है, जब हम अपनी वेबसाइट में इसको लिख रहे होंगे तो हमने क्या करना है, जितने भी मिस स्पेल्ड एलिमेंट्स होंगे जो हम लिख रहे होंगे तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो जाया करेगा इस तरह से। तो अब ये देखें आई एम लर्निंग, तो ये क्या है, अभी ये सिंपल है। तो जावास्क्रिप्ट की CSS की मदद से हम सेम उसको उस तरह का ही स्टाइल दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको शायद मैं दिखा सकता आपको कि, या फिर हम गूगल ट्रांसलेट पे आ जाते हैं, मे भी यहाँ पर वो हमें शो करवाए। लर्निंग, ओके जी, यहाँ पर तो नहीं आया जी, ये आ गया बल्कि। अब ये देखें इसमें ऑटोमेटिकली अंडरलाइन आ गई है क्योंकि ये वर्ड मिस स्पेल्ड है। तो इसी तरह अब ये किस तरह हो रहा है, ये फिर उस यू एलिमेंट की मदद से हो रहा है और यू के एलिमेंट की मज़ीद स्टाइलिंग की गई है। तो जिस तरह इसमें रेड कलर आ रहा है और हमारी अपनी वेबसाइट जो है उसमें ब्लैक कलर का आ रहा है, तो हम इसको CSS की मदद से रेड कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं भी, लेट्स सपोज स्टाइलिंग की मदद से, ये स्टाइल का टैग है, तो इसमें हम यू को टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन का कलर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी अंडरलाइन है, तो इसका कलर अब देखें, ये जिस तरह ये अंडरलाइन है, तो हम किसी भी एलिमेंट को, लेट्स सपोज अगर बी का एलिमेंट है, हम बी का एलिमेंट भी जो है उसे भी, ये देखें अब यहाँ पे भी बी यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी बी यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी बी यूज़ हुआ है। तो हम इसको भी इस तरह टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन की मदद से अंडरलाइन इसको कर सकते हैं और CSS की मदद से ही हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो वो जब हम CSS में पहुँचेंगे हम तब भी करेंगे, बस मकसद है आप लोगों को साथ साथ दिखाने का। ओके जी, हमारा बी भी हो गया, आई भी हो गया, यू भी हो गया।
अच्छा जी, बी क्या करता है, टेक्स्ट को सिंपल बोल्ड करता है, और आई जो है इटैलिकाइज कर रहा है। सेम उसी तरह स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट और ईएम का एलिमेंट, लेट्स सपोज पी का एलिमेंट हम यूज़ करते हैं, वी आर लर्निंग HTML5। ओके जी, अब स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ने भी सिंपल टेक्स्ट को बोल्ड ही करना है। अगर हम इसको ही बोल्ड में लिखते हैं, लेट्स सपोज बी और यहाँ पे भी बी, तो ये देखें ये सेम ही नज़र आ रहा है आप लोगों को। लेकिन स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है कि हमने जो टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है अपने पैराग्राफ में या वट एवर, किसी भी एलिमेंट में किसी भी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी है, तो उसे फिर हम स्ट्रॉन्ग में लिखते हैं। और हम किसी एलिमेंट को किसी एलिमेंट में किसी टेक्स्ट को ज़ोर देना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ई एम का एलिमेंट, हे यू। अब हे यू जो है इस पे ज़ोर ज़्यादा दिया गया है, वट आर यू डूइंग, कि हे यू पे इस एलिमेंट में इसको ज़ोर से बोला गया है या फिर ज़ोर दिया गया कि हे यू, और उसके बाद फिर उससे एक सवाल पूछा गया है कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे देखें हे यू जो है सेम इसका एलिमेंट जो है ये भी इटैलिक ही हुआ है सेम आई की तरह। बस क्या है, मकसद क्या है कि स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट जो है उसको हम इम्पोर्टेंस देने की वजह से लिखते हैं कि उस कंटेंट का या उस टेक्स्ट का उस टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा है, और किसी कंटेंट को जोड़ देना तो वो फिर हम ई एम एलिमेंट में लिखते हैं। मैंने आपको शायद इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि अब हमें मतलब अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, हम देख रहे हैं, तो जो देख नहीं सकते हैं वो फिर वेबसाइट को सुन सकते हैं। तो वो फिर स्क्रीन रीडर की मदद से या फिर बहुत सारी ई रीडर डिवाइसेस भी हैं, उसकी मदद से वो क्या होता है कि फिर इसमें एलिमेंट्स जो यूज़ हुए हुए हैं उसकी मदद से वो फिर साथ में प्रोनाउंस कर रहा होता है कि ये एलिमेंट लिखा हुआ है, और इस एलिमेंट जहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखा होगा उसने ऑटोमेटिकली थोड़ी सी टोन चेंज कर देनी है बोलने की। जहाँ पे ई एम का होगा वहाँ पे टोन थोड़ी चेंज कर देगा। बोल्ड अगर होगा तो उसका अलग से अंदाज़ होगा बोलने का। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रीडर्स के नाम से डिवाइसेस वगैरह, या फिर स्क्रीन को जो रीड कर रहे होते हैं वो फिर आगे बोल रहे होते हैं वो डिवाइसेस। तो जो नाबीना लोग होते हैं वो फिर सुन के ही समझ रहे होते हैं। तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग और एसईओ वगैरह में भी ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो अगर सिंपल सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करना तो हम बी एलिमेंट यूज़ करेंगे, लेकिन किसी टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस हमने ज़्यादा देनी है तो फिर हम स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट यूज़ करेंगे। उसके बाद सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। वेबसाइट्स में लेट्स सपोज आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपने केमिकल्स वगैरह या मैथ के फंक्शंस वगैरह लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, लेट्स सपोज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़। अब इसका वाटर का फार्मूला क्या है, कोई बताना चाहेगा अगर किसी ने साइंस पढ़ी हो? H2O। अब सिंपल हम H2O लिखते हैं, H2O लिखा हमने। अब ये देखें H2O लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें O जो आई थिंक कैपिटल होता है, ऐसे ही है H2O। लेकिन अब इसका फार्मूला जो है H की 2, मतलब वो 2 जो है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है। तो अब हमने इसको कैसे अचीव करना है, हमने सिंपल हमने सब का एलिमेंट यूज़ किया और यहाँ पर अब हमने 2 लिखा। तो अब देखें तो यही इसका फार्मूला है H2O इस तरह। अब 2 ऑटोमेटिकली नीचे को आ गया है। अब अगर हमने लेट्स सपोज P एलिमेंट यूज़ किया, मैथ का हम कोई फंक्शन या फिर कोई भी फार्मूला लिखने लगे हैं, हम उसमें x2 लिखते हैं। अब 2 जो होता है नॉर्मली ऊपर को लिखा हुआ आ रहा होता है, तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हम सुपर स्क्रिप्ट की मदद से। ये सब स्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है, SUB और ये SUP।
अब यहाँ पर अगर हम 2 लिखते हैं तो ये क्या होगा, ये ऊपर को चला जाएगा इस तरह। जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके जी। डेल और इंसर्ट एलिमेंट। अब डेल क्या है, किसी एलिमेंट या किसी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, और इंसर्ट का जो है उसकी मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट में दोबारा से उस टेक्स्ट को इंसर्ट करवा रहे होते हैं। वीडियो लेट्स सपोज H2 हम ये एक यूज़ करते हैं, सेल ऑन। लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट थी, या फिर ओवर प्रोडक्ट्स, हमने उसमें एक पी का एलिमेंट यूज़ किया। ओवर ओल्ड प्राइस वाज लेट्स सपोज $50, और न्यू प्राइस जो है, आवर न्यू प्राइस इज़ लेट्स सपोज $40 हो गया। तो अब अक्सर आप लोगों ने जिस तरह सेल वगैरह लगी होती है उसमें ये देखा होता है कि ओरिजिनल प्राइस को कट किया होता है और न्यू प्राइस जो होती है उसको इंसर्ट किया हुआ होता है। तो अब यहाँ पे देखें, सिंपल ये आपको लिखा हुआ नज़र आ गया है, आवर ओल्ड प्राइस वाज $50 और न्यू प्राइस जो है वो $40 है। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्राइस हमें कट हुई भी शो हो, कि ये अब क्योंकि न्यू प्राइस आ गई है वो इंसर्ट हो और पुरानी वाली कट हो जाए। तो अब इस $50 को हमने क्या लिखना है, डेल एलिमेंट के अंदर लिखना है, और इस न्यू एलिमेंट जो हमारी न्यू प्राइस जो है उसको हमने इंसर्ट एलिमेंट में लिखना है, INS से। हम इसको सेव करते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो अब ये देखें, $50 कट हो चुका है और $40 को इंसर्ट किया है हमने। जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। ओके जी। एस एलिमेंट होता है कि वो टेक्स्ट जो अब हम लेट सपोज कुछ लिख रहे हैं, वो टेक्स्ट अब दोबारा आएगा भी नहीं। अब ये जो है ये सेल लगी हुई है, तो सेल में क्या होता है कि दोबारा से वो प्राइस आ सकती है। ऐसे ही है, ओरिजिनल प्राइस आती है ना जब सेल ख़त्म हो जाती है। जी सर। ओके जी। अब लेट सपोज हम एक एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं पी का, लेट सपोज किसी भी चीज़ की कह लें, हाउस की है, दिस हाउस, कैसे इसको हम करें, या फिर किसी टिकट्स की एग्जांपल ले लें, कोई भी टिकट्स वगैरह की होती हैं, टिकट्स अवेलेबल, लेट सपोज 50 टिकट्स अवेलेबल थी, 50 टिकट्स अवेलेबल थी। तो जब ये टिकट्स ख़त्म हो जाती हैं, लेट्स सपोज टिकट ख़त्म हो गई है, तो अब हमने एक न्यू करना है, नो टिकट इज़ अवेलेबल। तो अब इस 50 को हमने क्या करना है, हमने एस एलिमेंट में, इस 50 को हमने एस एलिमेंट में लिख देना है। तो अब यहाँ पे देखें, टिकट्स अवेलेबल, कोई टिकट अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे नो टिकट इज़ अवेलेबल का हमारे पास वो भी आ गया। या फिर हम इस तरह भी नो टिकट इज़ अवेलेबल की जगह, क्योंकि हमें वो ऊपर पता लग रहा है, शो टाइम, जहाँ पे हम लेट सपोज टाइम दे सकते हैं। टाइम के एलिमेंट में लेट सपोज 15 दिसंबर 2021, तो हम इस तरह शो टाइम कर सकते हैं। शो टाइम क्या है, 15 दिसंबर, टिकट जो हमारे पास अवेलेबल थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो क्योंकि टिकट एक बार ख़त्म हो गया है और ये टिकट दोबारा से आएगी नहीं, तो इस वजह से हम इसको फिर एस से लिखते हैं कि टेक्स्ट जो है वो अब अवेलेबल नहीं है, मतलब जो भी हमने लिखा था। जी क्लियर है ये? डेल और एस में क्या डिफरेंस है? डेल और एस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि डेल में जो हमने एलिमेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दोबारा से आ सकता है, जिस तरह सेल वगैरह में होता है। अब टिकट्स एक बार जो सेल हो गई हैं वो वापस नहीं आएंगी, तो इस वजह से हमने उसको एस में लिखा। मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि वेबसाइट कौन सी है। अच्छा, ये जितने एलिमेंट्स वगैरह हैं ये ग्लोबली बनाए गए हैं और दुनिया की जितनी वेबसाइट्स बनती हैं इन एलिमेंट्स की मदद से बनती हैं।
लाजमी नहीं कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होंगे। हो सकता है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो हम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप कभी डेल का एलिमेंट भी यूज़ ना करें जो आप वेबसाइट बना रहे होंगे, आप कभी एस का एलिमेंट यूज़ ना करें। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने आज तक जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह बनाई हैं उसमें ये सारे एलिमेंट जो इस तरह के लिखे हुए हैं, मार्क, ABD, VAR, कोड, सैम्प, हमने आज तक यूज़ नहीं किया है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कोई इस तरह की वेबसाइट या इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ जाए जिसमें ये एलिमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे हमें। तो इस वजह से ग्लोबली जब कोई चीज़ होती है तो वो हमें फिर पढ़नी पड़ती है ताकि फ्यूचर में काम आ सकें। और अक्सर जब क्लाइंट वगैरह से बात हो रही हो तो आप लोग क्लाइंट को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं कि हमने लेट्स सपोज एलिमेंट सारे यूज़ किए हुए हैं। हम जब आपकी वेबसाइट बना रहे होंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हम खुद ऐसे यूज़ कर रहे होंगे जिसकी ऑटोमेटिकली SEO हो जाती है। तो अब उसके बाद किसी टेक्स्ट को स्मॉल में लिखना हो, P पैराग्राफ, अगर हम इस पैराग्राफ को स्मॉल में लिखना चाहते हैं, P के अंदर स्मॉल का एलिमेंट और स्मॉल में अब हमने पैराग्राफ लिख दिया। तो ये देखें, पैराग्राफ और ये भी पैराग्राफ। लेकिन यहाँ पे ये देखें ये स्मॉल है थोड़ा सा, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गया थोड़ा सा, सिर्फ स्मॉल एलिमेंट की वजह से। एब्रीवेशन, हम अपनी वेबसाइट में लेट्स सपोज जिस तरह अब अपनी ही वेबसाइट में देखें, मैंने HTML काफ़ी बार वर्ड यूज़ किया है। तो HTML ये जो शॉर्ट फॉर्म है, तो इस तरह जब हमने HTML या फिर कोई भी लेट्स सपोज P हमने नासा लिखना है तो नासा की जो भी एब्रीवेशन है हम वो लिखते हैं। नादरा इसकी है, लेट्स सपोज बहुत सारे इस तरह के वर्ड हैं जिसकी एब्रीवेशन वगैरह, लेट्स सपोज वी आर लर्निंग HTML, हम HTML पढ़ रहे हैं। अब HTML क्या है, तो अब अगर हमने इसकी एब्रीवेशन भी शो करवानी है, लोगों को पता लगे हमारी वेबसाइट से ही कि HTML क्या है, लेकिन हम फुल वर्ड नहीं लिख सकते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने ABBR एब्रीवेशन का एलिमेंट यूज़ करना है और उसमें हमने एक टाइटल देना है। टाइटल इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क में उसका टाइटल देना है। अब HTML को हमने इस एलिमेंट के अंदर लिख देना है और इसका फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हमने इस तरह लिख देना है। अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पर देखें वी आर लर्निंग HTML। अब जैसे मैं अब ये देखें इसमें डॉट डॉट भी अंडरलाइन भी आ चुकी है। जैसे मैं माउस इस पर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे अब ये मुझे शो करवा रहा है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका मतलब है HTML का। या फिर जिस तरह P और ABBR, यहाँ पे ISI की जो भी एब्रीवेशन बनती है तो यहाँ पे मैं ISI लिखूँगा और ISI की यहाँ पे फुल फॉर्म। तो डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे मैं CSS लिखता हूँ तो और यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, P के सिंपल CSS, और CSS पे जब जाती हैं तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट यहाँ पे लिखा हुआ होता है। अब ये टाइटल जो है कोई बताएगा कि क्या चीज़ है, हमने अपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये टाइटल क्या चीज़ है। जो शो हो रहा है वहाँ पे कर्सर ले जाने पे जो हाँ जी, वो शो तो हो रहा है, मतलब कोडिंग में ये क्या चीज़ है। ये तो हमारा एलिमेंट हो गया, ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया। अब ये ओपनिंग टैग में हमने टाइटल जो लिखा है ये क्या चीज़ है एट्रीब्यूट, जी, एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का नेम है ये, और ये है एट्रीब्यूट की वैल्यू। ओके जी, उसके बाद DFN का एलिमेंट है। अब DFN क्या करता है, लेट्स सपोज हम कोई वर्ड लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सपोज H4 व्हाट इज़ HTML, या फिर व्हाट इज़ द
वेशन ऑफ HTML। और यहाँ पर P में मैं HTML को डिफ़ाइन करने लगा हूँ कि HTML क्या है, या फिर सिंपल व्हाट इज़ द एब्रीवेशन की बजाय व्हाट इज़ HTML। अब मैंने क्या करना है, HTML को मैं डिफ़ाइन करने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैं DFN मैं डिफ़ाइन किसको करने लगा हूँ, HTML को। HTML लिखा, इस HTML को मैं डिफ़ाइन जो कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर ही एब्रीवेशन का एलिमेंट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ पे मैंने अब क्या लिखना है, इस एब्रीवेशन के अंदर मैंने क्या लिखना है, HTML। यहाँ पे मैंने HTML लिखा, मैं इसको डिफ़ाइन करने लगा हूँ। HTML is the standard markup language for creating web pages। तो ये फिर अब कोड इस तरह वर्क करेगा। हम HTML को डिफ़ाइन करने लगे हैं। अब DFN एलिमेंट के अंदर जो भी आप लिखते हैं वो इटैलिक हो जाता है ऑटोमेटिकली, और ABBR भी यूज़ किया हमने, इस वजह से इसमें अंडरलाइन भी आ रहे हैं। तो HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो अब हमने इसमें DFN भी यूज़ कर लिया और ABBR भी यूज़ कर लिया। जी क्लियर है? देख लें, अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही तो साथ साथ पूछ भी सकते हैं। ओके जी, ABBR में हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टाइटल, और टाइटल के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो फिर हमें शो करवा रहा होता है फुल फॉर्म उसकी। प्री एलिमेंट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं P एलिमेंट, आई एम लर्निंग HTML5 एट द सॉल्यूशंस वर्ल्ड। सेव किया मैंने, अपनी वेबसाइट पे आता हूँ तो यहाँ पे देखें आई एम लर्निंग HTML5 एट द सॉल्यूशंस वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं इस तरह डबल एक्सप्लेनेशन मार्क दे देता हूँ। तो ये मैं जितनी मर्ज़ी स्पेस ऐड कर लूँ, जितनी मर्ज़ी ये इसमें या फिर बल्कि इन वर्ड के दरमियान में जितनी मर्ज़ी मैं स्पेस भी दे दूँ, इसने मुझे एक लाइन में ही शो करना है। ये वाइट स्पेस को रिमूव कर देता है P का एलिमेंट। अगर मैं सेम टेक्स्ट, मैं ये सेम कंटेंट प्री एलिमेंट में लिखूँ PRE, और इसको भी हम क्लोज करते हैं PRE, ये प्री का एलिमेंट हो गया। एंटर करते हैं तो अब देखिएगा, ये देखें, अगर मुझे सेम वही फॉर्मेट चाहिए जिस भी फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ, तो फिर मैं प्री एलिमेंट के अंदर लिखूँगा। P के एलिमेंट में इसको एज अ पैराग्राफ कंसिडर करेगा। प्री टैग जो है उसमें मैं एज इट इज़ जितनी भी स्पेस दूँ, जितने मर्ज़ी टैब्स में एंटर करूँ, तो वो उन सब को स्पेस भी यूज़ करेगा। उसकी स्पेस हो गई, टैब्स हो गए, लाइन ब्रेक्स हो गई, जितनी मर्ज़ी। मैं इसमें और लाइन ब्रेक ऐड करता हूँ तो यहाँ पे देखें उसमें ये और लाइन ब्रेक आ गई। मैं इसमें लाइन ब्रेक्स ख़त्म करता हूँ, सिर्फ एक लाइन ब्रेक है ऐड के बाद, तो ये देखें ऐड के बाद एक लाइन ब्रेक। तो ये प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है। मार्क, मैंने किसी भी टेक्स्ट को मार्क करना है, P एलिमेंट दिस टेक्स्ट इज़ मार्क्ड। जिस तरह हम अपनी बुक्स वगैरह में किसी भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को मार्क कर देते हैं तो हाईलाइट की मदद से, तो उसके लिए हमारे पास है एलिमेंट मार्क का। मार्क के अंदर मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा, सेव करूँगा, अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, तो ये देखें दिस टेक्स्ट इज़ मार्क्ड। तो ये जो एलिमेंट है ये मार्क हो चुका है। KBD का मतलब होता है, लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि P प्रेस Ctrl+C,
अब कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कोई बताएगा? कॉपी, प्रेस कंट्रोल प्लस सी टू कॉपी द फाइल। अब कंट्रोल प्लस सी मैंने लिखा है, मतलब ये नज़र भी आ रहा है सबको, लेकिन अगर इस कंट्रोल को, कंट्रोल क्या है, ये कीबोर्ड का बटन है, तो आपने कीबोर्ड का बटन प्रेस करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं के बी डी एलिमेंट के अंदर मैं ले आऊँगा। सेम उस तरह सी भी एक कीबोर्ड का बटन है, तो इस कीबोर्ड के अंदर ही मैं सी को भी ले आऊँगा। सेव किया, अपनी वेबसाइट में आते हैं तो ये देखें, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा आप लोगों को चेंज नज़र आ रहा होगा, कंट्रोल का भी और सी का भी। तो बाद में जितने भी कीबोर्ड हैं, अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट में देखा होगा, तो कीबोर्ड अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, उसका था, अब ये माइंड से निकल गई, शॉर्टकट की ये रहा, डेफ की के नाम से। अब ये डेफ की में देखें, ये देखें 0H+1 F12 एंटर 4। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये कीबोर्ड का एलिमेंट जो है, सॉरी, ये जितना भी ये आपको स्टाइल वगैरह नज़र आ रहा है या कंटेंट नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा कीबोर्ड एलिमेंट के अंदर है। अब अगर हमने इसको इस तरह की स्टाइलिंग करनी है, तो हम CSS में जाके सिर्फ और सिर्फ KBD एलिमेंट को टारगेट करेंगे और उनकी स्टाइलिंग कर देंगे। जी मोहम्मद विकास बोलें। जी मोहम्मद विकास, कोई सवाल है आपका? आपने हैंड रेस किया हुआ है। ओके जी, तो सेम इस तरह ही कीबोर्ड के एलिमेंट को टारगेट करके हम इनकी भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये जब हम CSS पे पहुंचेंगे, हम तब देखेंगे इसे भी इंशाल्लाह कि हम किस तरह इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। ओके जी, KBD हो गया। VAR सिंपल, अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वॉइस नहीं आ रही जी, किसी को वॉइस का इशू आ रहा है मोहम्मद विकास के अलावा? आ रही है आवाज़? ओके जी, VAR कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आप लोगों ने दिखाना है, लेट्स सपोज P में x2 = 5। अब ये x2 = 5 जो है, अगर आप लोगों ने इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में दिखाना है या फिर आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं, तो VAR का एलिमेंट आएगा, उसमें हमने इसको इस तरह लिख देना है, x2 = 5। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए, ये भी थोड़ा सा टैलिकाइज है, लेकिन ये अब उस VAR एलिमेंट के अंदर है। कोड, लेट सपोज हम प्रोग्रामिंग रिलेटेड ही वेबसाइट बना रहे हैं, जिसमें हम कोई भी कोड करें, लेट सपोज P का एलिमेंट, अब P के एलिमेंट में वर्ड किस तरह करें, लेट सपोज हम H1 यूज़ करते हैं। अब H1 क्या करता है, हम उसमें दिस इज़ हेडिंग 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर हम H1 लिखते हैं तो उसमें ग्रेटर देन साइन भी, और सॉरी लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन अगर हम अपनी वेबसाइट में यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर सकते हैं इस तरह डायरेक्ट इस तरह लिख के हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन, हम एंड, हमने लेस देन का साइन यूज़ करना है तो उसके लिए LT और सेमी कॉलन। H1 यूज़ करना है तो सेम उसके लिए हम करेंगे एंड GT और सेमी कॉलन।
तो अब हमारे पास लेस देन का साइन H1 और ग्रेटर देन का साइन आएगा। दिस इज़ हेडिंग 1, सेम इस तरह ही लेस देन और यहाँ पर एंड GT ग्रेटर देन। एंटर करते हैं, अपनी वेबसाइट पे आते हैं, तो ये देखें H1, दिस इज़ हेडिंग 1 और ये H1। अब इस H1 को, क्योंकि ये कोड है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको कोड एलिमेंट के अंदर लिखना है। H1 कोड, और इसको यहाँ पर हम इस तरह लिख देते हैं कोड में। तो अब यहाँ पे देखें, ये H1 जो है इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और इसका भी चेंज हो गया है। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब दिस इज़ हेडिंग 1, इसका, इस कोड का जब ये वर्क करेगा तो हमारे पास सैम्पल जो आएगा, आउटपुट जो आएगा, हम उसको किस में लिखेंगे, हम उसको सैम्प एलिमेंट में लिखेंगे। अब इसको हम सिंपल दिस इज़ हेडिंग 1, यही इसकी आउटपुट आएगी ना। अगर हम H1 में लिखते हैं दिस इज़ हेडिंग 1, तो उसकी आउटपुट भी दिस इज़ हेडिंग 1 ही आएगी। तो ये देखें, अब आउटपुट जो हमारे पास आएगी उसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी देखें, फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज है और शायद ये स्मॉल में भी है थोड़ा सा। जी क्लियर है यहाँ तक? सैम्पल हमने यूज़ किए सैम्प का एलिमेंट आउटपुट के लिए। आइडेंटिफाइज टेक्स्ट एज सैम्पल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम। लेट्स सपोज कोई भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपनी वेबसाइट में भी, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसका आउटपुट जो आएगा, लेट्स सपोज आप Ctrl+C प्रेस करते हैं, जिस तरह हमने ऊपर लिखा था Ctrl+C, अब टू कॉपी द फाइल। अब इस Ctrl+C प्रेस करने पे जो भी उसकी आउटपुट आती है, या फिर अगर मैं इसमें दिखाऊं P में माई कंप्यूटर सेज P, अब ये जो कंप्यूटर जो कह रहा है यहाँ पर कंप्यूटर, अब कंप्यूटर क्या कह रहा है कि फाइल इज़ मिसिंग, कि फ़ाइल मिस है। अब ये जो है फाइल इज़ मिसिंग, ये हमें कंप्यूटर की तरफ से रिज़ल्ट आया है। तो कंप्यूटर की तरफ से रिज़ल्ट जो आएगा वो हमने किस में लिखना है, हमने सैम्प एलिमेंट के अंदर लिखना है। फाइल इज़ मिसिंग, यहाँ पर आते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो ये देखें माई कंप्यूटर सेज फाइल इज़ मिसिंग, कि कंप्यूटर प्रोग्राम की तरफ से या फिर हम कोई भी कोडिंग लिख रहे हैं उसकी आउटपुट क्या बनेगी हमारी वेबसाइट में, अगर हमने दिखानी है तो हम उसको इस तरह फिर सैम्प एलिमेंट में यूज़ करते हैं। तो सैम्प एलिमेंट के बाद साइट एलिमेंट। अच्छा जी, सैम्प एलिमेंट तक क्लियर है? यस सर। एनीवन, किसी का कोई सवाल हो तो इस 1 मिनट के अंदर अंदर पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके जी, मैं फिर मीटिंग को इसको क्लोज़ करता हूँ और दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, तो काइंडली आप लोग सारे ज्वाइन कर लें। जज़ाकल्लाह।
जी जी बोलिएगा, क्या पूछें? चलो मतलब ये जो एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं, जी आज कितने पढ़ने हैं तकरीबन? आज के दिन या टोटल? सारे पढ़ने हैं सर? ये तो हमने आज सारे पढ़ने हैं, ये वाले। कितने हैं सर? HTML में वैसे तो 100+ हैं एलिमेंट्स, टैग्स वगैरह, तो हमने भी कोशिश करनी है, इंशाल्लाह सारे कवर करेंगे। सारे तो नहीं मतलब कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैथ में आ जाती हैं और भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो जो पढ़ने वाले हैं वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज नहीं सारे, 37 है सर? ये तो 37 है, ये सिर्फ टेक्स्ट के हैं। हमारा चैप्टर 2 है टेक्स्ट है, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए है। तो आगे तो काफ़ी सारे हैं जिसमें लिंक्स आ जाते हैं, हमारे पास लिस्ट आइटम्स आ जाती हैं, टेबल्स आ जाती हैं, फॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं कि यूज़र से हमने जो डाटा जो लिया करना है वो हमने फॉर्म्स में लिया करना है। स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट के एलिमेंट्स आ जाते हैं, और इमेजेस के आ जाते हैं, ऑडियोज़ आ जाएंगे, वीडियोज़ आ जाएंगे। तो ये सारे हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज जो है वो आज हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट तक ही रखेंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि ये भी स्टार्ट है आप लोग का। तो स्टार्ट टेक्स्ट बस करें, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह कल जो है लिंक्स पे मूव करेंगे। कि लेट्स सपोज़ आप लोगों ने 2 पेज बनाए थे लास्ट असाइनमेंट में, 2 पेज का आप लोगों ने कोड किया था, तो उन 2 पेज को एक दूसरे से लिंक अगर हमने करना है, जिस तरह वेबसाइट में होता है, लेट्स सपोज़ यहाँ पर आते हैं इस वेबसाइट पे, तो इसमें ये देखें मोस्ट पॉपुलर पे करेंगे हमारे तो ये हमें मोस्ट पॉपुलर पे ले जाएगा। शॉर्टकट फाइंडर में करेंगे हमें शॉर्टकट फाइंडर पे ले जाएगा। कैटेगरीज़ आ रही हैं तो कैटेगरीज़ में ये देखें ड्रॉप डाउन है, तो अब जिस पे भी क्लिक करेंगे हमें ये उस पेज पे लेकर चला जाएगा। तो ये सब लिंक्स की मदद से हो रहा है, तो ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। उसके बाद ये डार्क मोड और लाइट मोड, अब ये अगर आप सारे व्हाट्सएप भी यूज़ करते होंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये जब हम जावास्क्रिप्ट में पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह हम तब देखेंगे इसे। तो एक वेबसाइट बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज़ करके बनाई जाती है, तो जिसमें कम से कम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तो मस्ट है। अगर सिर्फ डिज़ाइनिंग की हद तक जाना है तो HTML और CSS की मदद से वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है। ओके जी, कुछ पार्टिसिपेंट्स रहते हैं तो वो भी आ जाएं जल्दी अगर। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है? सैम तक किसी का कोई भी सवाल हो काइंडली पूछ लें, ताकि उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव कर लें। एनीवन? जी सर क्लियर। ओके जी, अल्लाह खैर करे क्लियर ही हो, वरना असाइनमेंट में आप लोग फिर मिस्टेक कर देते हैं। तो उसके बाद साइट डिफाइंस द टाइटल ऑफ द वर्क, बुक, वेबसाइट ETC। कि बुक का टाइटल, वेबसाइट की टाइटल, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं उसका टाइटल अगर हमने अपनी वेबसाइट में ऐड करना है, लेट्स सपोज P का एलिमेंट यूज़ किया, द बुक। अब यहाँ पर हमने लिखना है साइट। अब साइट में बुक का नेम लेट्स सपोज कोई भी कह लें, लेट्स सपोज HTML5 बिकम आ मास्टर। रिटन बाय मोहम्मद मेहर अहमद। इसकी डेट ऐड करनी है, डेटेड, और यहाँ पे फिर हम टाइम का एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे टाइम लेट्स सपोज आज की अगर डेट डाल दें तो ये आज की डेट बनेगी 13 दिसंबर 2021। तो उसी तरह इस टाइम के एलिमेंट में हम
टाइम के एलिमेंट में हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो वो हम आगे जाके देखते हैं। वैसे ये टाइम का एलिमेंट आपके आगे ही आएगा इसी चैप्टर में, तो हम उसमें देख लेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। तो इस तरह फिर हम टाइम के एलिमेंट में कोई भी डेट वगैरह हम वो ऐड करते हैं ताकि वेबसाइट भी रिकग्नाइज़ करे और यूज़र को पढ़ने में भी है। अब ये जो पार्ट होगा ये सिर्फ और सिर्फ यूज़र के लिए होगा। इसके अंदर टाइम में हम एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, उस एट्रीब्यूट में हम डेट और टाइम ऐड कर रहे होते हैं। अब साइड में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बुक का नेम आ रहा है, रिटन बाय मोहम्मद उमैर अहमद, डेटेड, उस डेट को लिखा गया है। तो जब हम अपने वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पे देखें द बुक HTML5 बिकम अ मास्टर रिटन बाय मोहम्मद उमैर अहमद, डेटेड 13 दिसंबर। अब 13 दिसंबर देखें सिंपल लिखा हुआ है, मतलब यूज़र को पता भी नहीं लग रहा है कि इसके पीछे कौन सा एलिमेंट या कोई एलिमेंट यूज़ हुआ भी है या नहीं हुआ है, लेकिन मशीन को पता लग रहा होगा कि इसमें टाइम का एलिमेंट यूज़ किया गया है। उसके बाद साइट हो गया। एड्रेस, हमने कोई भी एड्रेस लिखना हो अपनी वेबसाइट में, नॉर्मली हर वेबसाइट में तकरीबन एड्रेस वगैरह लिखा होता है या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, तो वो जो अगर हमने ऐड करना है तो हम एड्रेस देखें। पहले एड्रेस जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, एड्रेस ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो हमें पता है हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। तो अब हमने इसको पी एलिमेंट के अंदर नहीं लिखना, हमने सिंपल एड्रेस के एलिमेंट लिखा। उस एड्रेस के अंदर लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं, इसका एड्रेस आ जाएगा। हमने एड्रेस लिखना है, हमने बोल्ड में लिखना है, एड्रेस आ जाएगा। लेट्स सपोज सॉल्यूशंस वर्ल्ड, एड्रेस आ गया। हमने लाइन को ब्रेक करना है, नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना है, BR का एलिमेंट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, वट एवर जो भी नंबर है। उसके बाद अगेन BR का एलिमेंट, हमने एक और एलिमेंट लिखना है, लेट्स सपोज हम कुछ भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट हो गया। हमने ईमेल लिखनी है, ईमेल अज, और यहाँ पर सॉल्यूशंस वर्ल्ड का सॉल्यूशंस वर्ल्ड ईमेल, यहाँ पे उसका ईमेल लिखा हुआ आ जाएगा। तो जब हम इसको सेव करेंगे और अपनी वेबसाइट में आएंगे तो ये देखेगा इस तरह। फिर हम उसको इस तरह लिख रहे होते हैं, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और ईमेल एड्रेस के एलिमेंट में, ताकि गूगल को पता लगे, जितने भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनी है उन्हें पता लगे कि इस वेबसाइट में एड्रेस भी लिखा हुआ है, हेडिंग्स भी हैं, पैराग्राफ्स भी हैं, टेक्स्ट को मार्क भी किया गया है, इसमें कीबोर्ड एलिमेंट भी यूज़ किया है, इसमें वेरिएबल एलिमेंट भी यूज़ किया गया है, इसमें कोड एलिमेंट भी यूज़ किया गया है, इसमें सैम्प एलिमेंट भी यूज़ किया गया है, और इसमें साइट एलिमेंट भी यूज़ किया गया है, इसमें टाइम एलिमेंट भी यूज़ किया गया है। मतलब सारे के सारे इतने हमने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये सारे के सारे मशीन रीड कर रहा है, और यूज़र को दिखने में, लेट्स सपोज यूज़र को दिखने में, यूज़र को जो हमने दिखाना है वही नज़र आएगा। हम इन सब एलिमेंट्स की भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं CSS की मदद से। हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, सिंपल इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस वर्ल्ड एड्रेस, जैसे इटैलिक हो रहा है, हम इटैलिक का इस ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये सब CSS की मदद से करेंगे, लेकिन इस मशीन को पता लग रहा होगा, इस वेबसाइट या गूगल को पता लग रहा होगा कि इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। उसके बाद ब्लॉक कोड, कोई कोड लिखना हो किसी अनदर रिसोर्स का, हम सिंपल लेट्स सपोज पी कायदे आज़म सेड, कायदे आज़म ने क्या कहा वो हम ब्लॉक कोड में लिख रहे होंगे। लेट्स सपोज उनका कोई भी कॉल होगा वो हम इसमें लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कायदे आज़म कोड्स निकालें और इस वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर हम ये लिखते हैं और ब्लॉक कोड। अपनी वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर
ओके जी, अपनी वेबसाइट पे है तो ये देखें, कायदे आज़म सेड आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। तो ये जो है ये ब्लॉक कोड में लिखा हुआ है। एक्चुअल में जब कोड काफ़ी लेंथी हो, जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो इस तरह के कोड्स जो हैं वो हम ब्लॉक कोड एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, ये वाले। ये अब जिस तरह ये है, ये हमने इसमें लिखा है। अगर हमने कोई स्मॉल कोड लिखना हो तो वो हम किस तरह लिखते हैं, या फिर हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर पी का एलिमेंट लिखा हमने, कायदे आज़म सेड, कायदे आज़म ने क्या कहा, इसको अब हमने क्यू एलिमेंट में लिखना है। अब यहाँ पर हमने ये देखा था, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और पी हम डैश, या फिर हमने जिस तरह पहले लिखा था मोहम्मद अली जिन्ना, हमने जिस तरह यहाँ पे लिखा है हम इसको रिमूव कर सकते हैं इस तरह, और यहाँ पर लेट्स सपोज़ इसको हम साइट एलिमेंट में मोहम्मद अली जिन्ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं वेबसाइट पे। तो ये देखें, अच्छा जी, इसमें कोड आ रहा है। अच्छा, क्यू जो है ये ऑटोमेटिकली कोड ऐड करता है, तो हमने वहाँ से कॉपी किया था, इस वजह से कोटेशन मार्क्स भी आगे थे, तो वो नहीं हमने यूज़ करने। क्यू क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कोटेशन मार्क्स ऐड करेगा। तो ये देखें, अब अगर ब्लॉक कोड में देखें, हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क्स जो हैं कोड्स के जो होते हैं वो हमने खुद ऐड किए हैं। क्यों क्या कर रहा है, क्यों सेम वही कोड्स जो हैं डबल कोड्स वो ऑटोमेटिकली खुद ऐड कर रहा है। और यहाँ पर हमने इसको मोहम्मद अली जिन्ना इस तरह लिखते हैं। तो ये देखें, आई डू नॉट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट। किसने कहा है, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है। तो इस तरह फिर हम इसको कोड कर रहे होते हैं। क्यों भी हो गया डाटा। अच्छा, डाटा में क्या है कि अक्सर आप लोगों ने मार्ट वगैरह में देखा होगा, लेट्स सपोज़ पी का एलिमेंट यूज़ किया हमने, अब उस पी के अंदर डाटा का एलिमेंट, उस डाटा एलिमेंट में हमने क्या करना है, लेट्स सपोज़ एप्पल है। अब एप्पल जो है ये ह्यूमन रीडेबल है, ये ह्यूमन रीडेबल है, लेकिन बार कोड जो होता है, बार कोड का पता होगा आप लोगों को, या जो मार्ट वगैरह से अगर कभी कोई चीज़ वगैरह परचेज़ की हो, तो जब वो स्कैन करते हैं, वो स्कैन एप्पल को नहीं कर रहे होते हैं, उस एप्पल का जो भी उन्होंने कोड असाइन किया होता है वो उसको रीड कर रहा होता है। तो उसको फिर हम किस तरह करते हैं, अचीव वैल्यू, हम इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वैल्यू, और इसमें हम इसका कोड लिख देंगे। लेट्स सपोज़ एप्पल का जो भी कोड है, आप जो भी आप लोगों ने कोड लिखना है, तो वो हम एप्पल का इस तरह कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, एप्पल लिखा हुआ। लेकिन जब हम उस तरह की प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे कि इस डाटा में से जैसे वो एप्पल को स्कैन करे तो उसकी वैल्यू जो है वो गेट कर लेगा। तो अब इस वैल्यू से आगे हम कुछ भी प्रोग्रामिंग की चीज़ें कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी प्राइस क्या है, ये सब हम फिर इस तरह गेट कर सकते हैं डाटा से। डिटेल्स और समरी, जी एक्सक्यूज़ मी एक मिनट, कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ओके, जी 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 ज़रूर ज़रूर, हाँ जी ज़रूर इंशाल्लाह। जी जी ओके जी ज़रूर इंशाल्लाह। क्लास वैसे अभी चल रही है, मैंने वैसे आपको देखा था, आप क्लास में थे शायद। ओके जी
ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। चलिए ओके जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। ओके जी। डाटा के बाद हमने डाटा भी देख लिया, उसके बाद डिटेल्स, डिटेल्स और समरी। अच्छा, अक्सर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे जिस तरह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि वेबसाइट में उसके हेडिंग में क्वेश्चन लिखा हुआ था और जैसे आप लोग ड्रॉप डाउन या उसको एक्सपेंड करते हैं तो उसका आंसर लिखा हुआ नज़र आ जाता है। तो वो फिर हम डिटेल्स और समरी की मदद से उसको अचीव कर सकते हैं। अब डिटेल्स के अंदर समरी, हमने क्या करना है, हमने सिंपल डिटेल्स एलिमेंट लिया, इस डिटेल्स में समरी, लेट्स सपोज व्हाट्स योर ऑफिस टाइम, ऑफिस का टाइम पूछा गया है, हम पी में जाते हैं, इस पी में लेट्स सपोज ऑफिस का टाइम, हम टाइम एलिमेंट यूज़ करते हैं और उस टाइम में हम लेट्स सपोज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, 8 AM टू, हम इसको दे देते हैं 0600 PM। ये टाइम हो गया 8 AM टू 6 PM। हम अपनी वेबसाइट में आते हैं तो अब यहाँ पे देखें व्हाट्स योर ऑफिस टाइम आ रहा है, लेकिन उसकी ये समरी हो गया जो हमने, उसका आंसर जो है वो नहीं लिखा हुआ नज़र आ रहा। तो हम जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ नज़र आएगा। हम इसको दोबारा से कोलैप्स करते हैं, वो गायब रहता है, एक्सपेंड करते हैं तो हमें नज़र आ जाता है। तो सेम इस तरह ही हम मज़ीद एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें व्हाट्स योर ऑफिस टाइम, व्हाट्स योर ऑफिस टाइम, मतलब हम कुछ भी, हमने सिंपल टेक्स्ट ही चेंज करना है तो वो फिर हम इस तरह कर सकते हैं। ये समरी हो गया। उसके बाद टाइम जो हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, ये टाइम का एलिमेंट आ जाएगा। तो सिंपल टाइम हमने देखा है, यहाँ पर हमने क्या करना है, डेट टाइम, डेट टाइम इसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का नेम डेट टाइम और इसमें हमने वैल्यू लिखनी है। अब हमने टाइम देना है तो टाइम 8 बजे है तो यहाँ पर सुबह के 8 हैं तो हमने 8 दे दिया इस तरह। अब ये शाम के 8 हैं तो शाम के 8 6 है तो 6 PM कितना होता है, कोई बताएगा? शाम के 6 तो हैं, मतलब हाँ जी, ये तो PM जो है ये 12 घंटे के हिसाब से है। अगर इसको 24 घंटे में कन्वर्ट करें 6 PM को 18 बनेगा, तो हम इसको 18, हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे मतलब हमारे पास तो कुछ भी नहीं नज़र आएगा लिखा हुआ, लेकिन मशीन इसको डिटेक्ट कर रहा है कि इसका एक्चुअल में टाइम क्या है, तो वो फिर इसको डिटेक्ट कर लेगा इस एट्रीब्यूट की मदद से और एट्रीब्यूट की वैल्यू से। WBR वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी, वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी है WBR का एलिमेंट। तो इस WBR के एलिमेंट में लेट्स सपोज बी, दिस इज़ आ वेरी वेरी वेरी, मतलब वैसे आज तक पर्सनली खुद मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन ये यूज़ हो सकता होगा। लेट्स सपोज हम वेरी वेरी लिखते हैं, हम लॉन्ग, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं लॉन्ग और टेक्स्ट। और जब हम इसको अपनी वेबसाइट में लेकर आते हैं तो यहाँ पे देखें ये अब स्क्रीन से बाहर को निकल रहा है और ये यहाँ पर आ गया है। तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं ऐड वेरी वेरी के फ़ौरन बाद WBR, हम WBR यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एक, और एक हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी। इसको वैसे तो ब्रेक नहीं मिल रही है, लेकिन अगर ये चाहे तो
यहाँ से ब्रेक ले सकता है। एंटर करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो तब ये देखें यहाँ पर दिस इज़ अ वेरी 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 आ गया लॉन्ग, और ये टेक्स्ट है हमने यहाँ पे यूज़ की थी। हमने एक WBR जो है यहाँ पे भी लगाया हुआ है इस लॉन्ग के बाद। तो जैसे हम यहाँ पर आते हैं, स्क्रीन को छोटा करते हैं, तो ये देखिएगा इसने ब्रेक जो ली है यहाँ से ही ली है, इसने ब्रेक लॉन्ग के फ़ौरन बाद लिया है। हम ब्रेक अपॉर्चुनिटी इसकी यहाँ पे थी, तो उसने वहाँ से उसको ब्रेक दे दिया ऑटोमेटिकली। और ये ब्रेक का थोड़ा सा दोबारा समझाइए। जी हमने दिस इज़ अ वेरी एक ही हमने टेक्स्ट लिखा है जो बहुत लेंथी है, बहुत उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो WBR अगर हम यूज़ नहीं करते हैं, WBR अगर हम यूज़ नहीं करते हैं, लेट्स सपोज WBR यहाँ से ख़त्म किया और यहाँ से भी ख़त्म कर दिया हमने, तो अब इसको कहीं से स्पेस मिल ही नहीं रही है, ब्रेक नहीं है, इसमें ब्रेक नहीं है। तो ये देखें यहाँ पर स्क्रीन से बाहर को अब ये निकल रहा है टेक्स्ट, हमारे पास ये स्क्रॉल भी आ गया राइट साइड पे। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से ये ब्रेक ले ले, हमने टेक्स्ट में खुद से ब्रेक नहीं ऐड करना, सिंपल कोडिंग में करना है कि यहाँ से इसको ब्रेक मिल सकती है, तो यहाँ से एक ब्रेक दे सकते हैं और यहाँ से एक ब्रेक दे सकते हैं। हमने क्या करना है, WBR एलिमेंट यूज़ करना है। WBR यहाँ पे एक यूज़ हो गया और एक यहाँ पर यूज़ हो गया। अब क्या होगा, अब इसको वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ये वर्ड को ब्रेक कर सकता है। अब इसने वेरी वेरी जो है उसको ब्रेक किया। अच्छा अब देखिए अगर हम सेलेक्ट भी करें तो ये कंप्लीट वो वर्ड जो है वो सिलेक्ट हो रहा है। अगर हम दिस को करें तो दिस एक हो रहा है, इसको करें इस हो रहा है, ए को करें तो ए हो रहा है, इसको करें तो ये एक ही हो रहा है, हालांकि यहाँ पे स्पेस भी और नेक्स्ट लाइन में भी आ रहा है। अब ये देखें इस जी के बाद हमने वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी लगाया था, हम जैसे ही स्क्रीन को अगर छोटा करें तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ही ब्रेक लेगा, ना कि किसी और जगह से। तो ये देखें अब ये पढ़ने में भी है वेरी वेरी लॉन्ग और ये टेक्स्ट है। तो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह की वेबसाइट बना रहे हो और क्या बना रहे हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, टेक्स्ट का यहाँ तक था जी। इसकी जगह BR का नहीं यूज़ कर सकते। नहीं, BR का अगर करेंगे तो उसने फोर्सफुली उस यहाँ पे टेक्स्ट को ब्रेक करना ही करना है। लेट्स सपोज हम ब्रेक चाहते हैं कि वो तब ब्रेक हो जब स्क्रीन का साइज़ छोटा हो। अब हमने यहाँ पे BR का यूज़ किया और यहाँ पर भी हम BR का यूज़ कर लेते हैं। पेज को रिफ़्रेश किया, अब ये देखें स्क्रीन लेट्स सपोज इससे बड़ी भी है, उसने यहाँ से लाइन को ब्रेक करना ही करना है। और अगर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट भी करना चाहें तो ये देखें ये एक ही सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि उसको ब्रेक मिल गई है। WBR से क्या होता है, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर आपने लाइन या टेक्स्ट को ब्रेक करना है तो आप यहाँ से करो, ना कि आप कहीं और से करो। हम इसको कहीं दरमियान में भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं हमने यहाँ पे रखना है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे अगर रख दें तो अब इसने यहाँ से ब्रेक करने की ट्राई करेगा। ये देखें वेरी वेरी के साथ लॉन्ग यहाँ तक आ गया जहाँ पे हमने ब्रेक दी थी और फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आया। जैसे हम थोड़ा सा नज़दीक और आएंगे तो ये भी ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे करते हैं तो ये देखें जी, क्लियर है। जी सर clear। ओके जी, उसके बाद डिफाइंस अ कमेंट है। ये कमेंट क्या करता है, लेट्स सपोज हम यहाँ पर हमने किसी भी वेबसाइट में लेट्स सपोज HTML का कोड कर रहे हैं, CSS का कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट का कर रहे हैं। अक्सर क्या होगा कि आप जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, अभी तो सिंपल ये असाइनमेंट है, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस बनेंगे। या फिर अगर मैं आपको कोई वेबसाइट दिखाऊं, इसकी ही वेबसाइट दिखाऊं, अब ये HTML का कोई कोड लिखा हुआ है, इसमें ये हेडर है, ये साइड बार आ गया, ये एलिमेंट आ गया, सर्च बार आ गया, ये कंटेंट आ गया आपका पूरा, ये आपका फुटर आ गया। तो ये भी मतलब एक छोटी सी वेबसाइट है, इसमें कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो जब बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट आप लोग बना रहे होंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे, तो उसमें हम कमेंट्स की मदद से, अब जिस तरह अगर इसकी ही एग्जांपल लें, मैंने स्टाइल लिखा था, स्टाइल करने के बाद मैंने उसको कमेंट कर दिया, यहाँ से एक ये कमेंट किया, यहाँ से एक ये कमेंट किया। ये कोड तो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपके कोड सेव भी है,
लेकिन वेबसाइट इसको रेंडर नहीं कर रहा है। सेम इस तरह ही लेट्स सपोज मैंने ये आपको दिखा दिया, लेकिन ये इस कोड की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, इस प्री एलिमेंट की। तो मैंने क्या करना है, सिंपल इसे सिलेक्ट किया, या फिर सिलेक्ट करने के बजाय वो शॉर्टकट की मैं आपको बाद में बताता हूँ। सिंपल लेस देन साइन, एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल डैश, उसके बाद दोबारा से डबल डैश और ग्रेटर देन साइन। अब ये जो है ये कमेंट है, इसके दरमियान आप लेट्स सपोज पी का एलिमेंट भी यूज़ कर लें। दिस इज़ अ पैराग्राफ, आप इसके अंदर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज पैराग्राफ एलिमेंट नहीं भी यूज़ करें, दिस सेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब इसके नीचे जो हमने सेक्शन पे वर्क करना है, हम उसको डिफ़ाइन करेंगे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी याद दहानी के लिए है कि इसके नीचे वाला जो सेक्शन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ताकि हमें याद रहे। तो अब ये जो है हमने कोई पी का एलिमेंट भी यूज़ किया और उसको भी हमने कमेंट किया हुआ है। वेबसाइट रेंडर नहीं करेगा। हम अगर अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे देखें, हमने इसको कहाँ पे लिखा है, प्री एलिमेंट के फ़ौरन बाद। तो हमारा प्री एलिमेंट ये था, तो ये देखें इसके फ़ौरन बाद कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसमें से कमेंट को रिमूव करता हूँ, कमेंट को मैंने रिमूव किया, पी का एलिमेंट आ गया, दिस इज़ अ पैराग्राफ, लेट्स सपोज 3 डॉट्स डाल देते हैं ताकि हमें याद रहे। एंटर किया तो यहाँ पे देखें अब प्री एलिमेंट के बाद ये 3 डॉट्स वाला आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ मुझे शो ना हो, तो मैंने सिंपल इसको कमेंट कर देना है। कंट्रोल प्लस, ये VS कोड की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश है, ये शिफ्ट बटन के साथ जो क्वेश्चन मार्क वाला है। तो अगर आप ये प्रेस करें कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क वाला या फॉरवर्ड स्लैश, अगर मैं इसको भी लेट्स सपोज मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर मुझे ये अपनी वेबसाइट में ऐड करना पड़ता तो प्रेस कीबोर्ड का एलिमेंट CTRL प्लस कीबोर्ड एलिमेंट फॉरवर्ड स्लैश, ये ऐड किया, प्रेस कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश टू कमेंट द कंटेंट और एलिमेंट, या फिर टू ऐड द कमेंट इन HTML5। तो अब सेम यही चीज़, प्रेस कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश टू ऐड द कमेंट इन HTML5। तो कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश आप लोग जब यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया, वो कमेंट कर देता है पूरे के पूरे एलिमेंट को। या फिर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट को अगर करना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर हम सिर्फ इसको करते हैं तो ये भी हो जाएगा, लेकिन आपने इस पूरे एलिमेंट को ख़त्म नहीं किया है तो ये आपको इशू भी करेगा बाद में। अगर आपने पूरे एलिमेंट को करना है तो सिंपल मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट करें और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर दें। तो अब ये देखिएगा प्री का जो एलिमेंट है वो भी गायब हो गया होगा, तो वो आपको फिर नज़र नहीं आएगा। अंडू करेंगे, कंट्रोल प्लस G से अंडू होता है, तो ये फिर आपको दोबारा से शो करवा देगा। तो ये देखें, उसके बाद हमने लेस देन और ग्रेटर देन का देखा है। अगर आपको पैराग्राफ में कहीं पे एक से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, लेट्स सपोज इस इज़ के टेक्स्ट और इज़ में या फिर इज़ और मार्क्ड में आपको एक से ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो आप इसमें जितनी मर्ज़ी स्पेस ऐड कर दें, इसने सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस को ही कंसीडर करना है। ये एक स्पेस को ही कंसीडर कर रहा है। अगर एक से ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करते हैं, एंड NBSP और सेमीकोलन, नन ब्रेकिंग स्पेस है। तो वैसे हम NBSP लिखते हैं तो वो इससे काम कर जाता है। तो NBSP लिखेंगे तो इससे हमारे पास एक स्पेस मज़ीद ऐड हो जाएगी। अब ये देखें हमारे पास ये 2 स्पेसेस आ गई। हम एक से ज़्यादा हमें चाहिए, सिंपल हम मज़ीद लिखेंगे तो हमारे पास मज़ीद
स्पेस आ जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ही बार स्पेस थोड़ी ज़्यादा आ जाए। नॉर्मली ये जो है ये इंग्लिश में नहीं, चाइनीज़ वगैरह में ये यूज़ होता है वर्ड ENSP। ENSP से क्या होता है, स्पेस थोड़ी ज़्यादा आपको एक ही वर्ड में मिल जाती है। अगर आप EMSP यूज़ करें तो आपको उससे भी ज़्यादा फिर स्पेस मिल जाती है, ENSP से भी डबल मिल जाती है। ENSP नॉर्मली ये कह सकते हैं कि 2 ब्रेक्स हैं, और EMSP जो है ये नॉर्मली 4 ब्रेक्स आपको मतलब 4 स्पेस की करेगा। उसके बाद अगर आपने अपनी वेबसाइट में एंड यूज़ करना है, लेट्स सपोज P लर्निंग वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ऐसे भी लिखेंगे, इसने ऐसे भी शो करवा देना है एंड। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप एम्परसैंड, इस एंड को अचीव करने के लिए एंड AMP हम इस तरह लिखते हैं। जब AMP इस तरह लिखेंगे और सेव करेंगे तो तब भी आपको ये इस तरह एम्परसेंड का ही साइन शो करवाएगा। जी क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, हमारा चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ तक ही था। तो किसी का कोई भी सवाल है आप लोग काइंडली पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी का कोई भी सवाल हो? जी पूछें। सर जो ये 8वें नंबर का स्ट्रॉन्ग, जैसे सर ये मतलब कोई भी चीज़ लिखी होती है सर, इससे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब ध्यान से निकालना। क्या चीज़? ये जो 8वें नंबर का सर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इस ये टेक्स्ट, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को डिफ़ाइन कर रहा होता है। अब बी क्या है, ये टेक्स्ट को इसने सिंपल बोल्ड करना है। हमने यहाँ पे देखा था ये स्ट्रॉन्ग, वी आर लर्निंग HTML5, ये टेक्स्ट को सिंपल बोल्ड कर रहा है अगर हम बी का एलिमेंट यूज़ करते हैं। अगर सेम उसी HTML5 को हम स्ट्रॉन्ग में लिखें तो इसका मतलब है कि HTML5 की हम इम्पोर्टेंस को ज़्यादा कर रहे हैं कि ये HTML5 है। मतलब ये डिपेंड करेगा, एक्चुअल में ये कंटेंट वगैरह जो है ये आपको कंटेंट राइटर वगैरह देते हैं। मतलब ये कंटेंट लिखना हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करना होता है। तो ये जो है ये कंटेंट राइटर दिया करेंगे कि भाई ये जो एलिमेंट है या ये जो टेक्स्ट है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इस टेक्स्ट को थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया है। तो जब ज़्यादा जोर दिया गया हो तो आप उसको EM एलिमेंट में लिखते हैं, और स्ट्रॉन्ग जो इम्पोर्टेंस जिसकी ज़्यादा है उसको हम स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में लिखते हैं। एक्चुअल में हमारी वेबसाइट में ये इसने सिंपल बोल्ड ही शो करवाना है, लेकिन स्क्रीन रीडर डिवाइसेस जो होती हैं जिसे E-रीडर भी कहा जाता है, तो वो जब उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नाबीना शख्स आपकी वेबसाइट को पढ़ रहा है, मतलब वो देख तो नहीं सकता है, उसने सुन के ही समझना है आपकी वेबसाइट को, तो वो फिर जब साउंड स्ट्रॉन्ग का एलिमेंट आएगा तो उसकी साउंड में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसकी टोन चेंज होगी। मतलब E-रीडर जो भी जिस भी लहजे में बोल रहा होगा उसके थोड़ा सा लहजा चेंज हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग का मकसद होता है। जी क्लियर है? सर जी DFN का क्या मतलब है? DFN का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने लगे हैं। लेट्स सपोज हमने DFN पढ़ा था यहाँ पे, इट इज़ यूज टू इंडिकेट अ टर्म दैट इज़ गोइंग टू बी डिफाइंड विद इन द कंटेंट है। तो उसी कंटेंट के अंदर जब हम डिफ़ाइन करने लगे तो हम DFN को यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे DFN को यूज़ किया था, ये देखें हमने एक हेडिंग ली थी H4 वट इज़ HTML के, HTML क्या है। अब हम HTML को डिफ़ाइन करने लगे हैं तो उस डिफ़ाइन के साथ हम एब्रीवेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने HTML जो है वो शॉर्ट फॉर्म है, हमने इसको पहले एब्रीवेशन उसकी लिखी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एब्रीवेशन टाइटल में,
और DFN में ही उसको डिफ़ाइन करने लगे हैं। तो HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, क्योंकि हम इसको एक ही कंटेंट में, एक ही लाइन में इसको हमने डिफ़ाइन करना है, तो इस वजह से हम डिफ़ाइन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सॉरी डिफ़ाइन का एलिमेंट यूज़ करते हैं यहाँ पे। फिर सर ये जो अब जिस तरह एन लिखा हुआ है मार्क के साथ, तो ये एन क्यों लिखा हुआ है? किधर? ये मार्क जिस तरह एक है ना मार्क, उसके साथ एन लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में। यहाँ पे? ये जी नहीं, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे जहाँ पे हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं जो हमारे जी कीज। अच्छा जी, ये अच्छी बात आपने याद भी करवा दिया, मैं भूल गया था बताना। ये एन का मतलब है कि ये HTML5 में ये एलिमेंट्स न्यू आए हुए हैं, ये मार्क एलिमेंट जो है, और यहाँ पर मार्क, डाटा, डिटेल्स, समरी, टाइम, WBR, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे HTML5 में आए हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये HTML5 से पहले भी थे, HTML4 में भी थे। तो बहुत अच्छा कि आपने याद भी करवा दिया। इसमें मज़ीद एक है कि अब HR जो है और BR जो है, HR और BR ये एम्प्टी एलिमेंट्स हैं, मतलब सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हैं, इसके दरमियान कोई कंटेंट नहीं आता है। लेट्स सपोज BR है, अब ये देखें BR को अगर हमने क्लोज़ करना है हम इस तरह कर सकते हैं, अगर हम ना भी करें तो तब भी ये वर्क करेगा। HR है, ये भी सेल्फ क्लोज हो रहा है, लेकिन बाकी जितने भी हमने आज के दिन एलिमेंट्स पढ़े हैं वो सारे के सारे ओपनिंग टैग भी और क्लोजिंग टैग भी, मतलब उसके दरमियान कंटेंट आएगा, वो एम्प्टी एलिमेंट्स नहीं होंगे। आज के दिन जो हमने पढ़ा वो सिर्फ BR और HR ही सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जिसे कहा जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग या फिर एम्प्टी एलिमेंट्स। ये एम्प्टी एलिमेंट्स का वर्ड जो टॉपिक है ये हमने इंट्रोडक्शन टू HTML में ही पढ़ लिया था। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग। उसके बाद हमने सिमेंटिक एलिमेंट्स भी पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू HTML में। सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं कि उस एलिमेंट के बारे में बताना कि ये सिमेंटिक है, कि मतलब हमें पता लग रहा होता है कि इसके मीनिंग है कोई। तो उस तरह मार्क है, मार्क का भी कोई ना कोई मीनिंग है। जो HTML5 में ये न्यू आए हैं ये उसको सिमेंटिक है, बाकी भी बहुत सारे सिमेंटिक्स हैं। डिटेल्स है, ये भी सिमेंटिक है, समरी भी सिमेंटिक है, और टाइम भी सिमेंटिक एलिमेंट है कि हमें ये बता रहा है कि इसमें टाइम लिखना है, इसमें डिटेल्स लिखनी है, इसमें समरी आएगी, और ये इसको टेक्स्ट को मार्क कर रहा होगा। जी क्लियर है? जी गाइस क्लियर है? अच्छा जी, हमारी ये मीटिंग भी ख़त्म होने वाली है, तो मीटिंग को क्लोज़ करते हैं, और मैं ये स्क्रीन जो है रिकॉर्डिंग इसको भी ख़त्म करता हूँ। तो उसके बाद हम एक बार गूगल मीट को ट्राई कर लेते हैं। तो आप लोग साथ साथ फीडबैक भी दे दीजिएगा कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं आपको साथ साथ बता भी दूंगा कि इसने वर्क किस तरह करना है। तो मैं दोबारा से जूम की मीटिंग को ही करता हूँ, तो आप लोग काइंडली ज्वाइन कर लें ताकि फिर वो डिस्कस कर लेंगे हम साथ साथ। जज़ाकल्लाह खैरा।